मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी ड्रेस कोड। शादी को बस 3 दिन बचे थे। शॉपिंग मैराथन अब अपने चरम पर पहुंच गया था। मम्मी और मैं करोल बाग से लौट रहे थे। हमारी कार की डिक्की से लेकर पीछे वाली सीट तक जितने पॉली बैग्स थे उनमें न जाने कितने रंगों और कलर के कपड़े थे, वो सब मेरे लिए। मम्मी कार चलाती हुई न जाने क्या सोचे जा रही थीं और ट्रैफिक जैम से गुजरती कार में उनके बगल में बैठी थी मैं। मुझे शायद सोचना चाहिए था कि ये शादी भी ना सही सौदा है। कितने सारे कपड़े, कितने सारे गहने, वाह। लेकिन मेरा मन इस वक्त एक दोराहे पर खड़ा था। एक मन था जो इस टू मच शॉपिंग वाली सिचुएशन पे खुश होना चाहता था, लेकिन दूसरा मन कह रहा था कि कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही। शादी के नाम पे जो खुले हाथों से मुझ पर खर्च हो रहा था, मैं चाहती तो उसे रोक भी सकती थी। वो बात और है कि मम्मी का बस चलता तो वो दुकान भर सामान मेरे लिए खरीद लेती। आखिर उनके घर में पहली शादी जो थी, पर वो तो मैं थी जो उनको कंट्रोल करके बैठी थी। सब लोग अति उत्साहित थे। मुझे कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए से लेकर कौन सा काजल सूट करेगा, किस साड़ी पे कौन सा ब्लाउज और किस मौके पर कौन सी साड़ी, सब कुछ डिस्कशन के दायरे में था। और कुछ लोग तो ये दायरा भी हद से आगे जाके पार कर रहे थे। जैसे मेरी दूर की चाची की सबसे बड़ी लड़की मुझको किनारे ले जाके बताने लगी थी, शादी वाली रात को क्या पहनना है मैं डिसाइड कर दूं। मैंने वक्त रहते उस अति उत्साही भतीजी को शांत किया और मन ही मन गाली देके मुंह से धन्यवाद करके चुप करवाया। शाम को घर लौटी भी नहीं थी कि मुझ पर पार्लर जाने के दबाव बनने लगे। बेटा अच्छे से वैक्सिंग करवा लेना, कहीं दूर रहने वाली मेरी मौसी ने कहा तो मैं उनको घूर के देखने से खुद को रोक नहीं पाई। 40 की उम्र पार करती इन मौसी जी को अब जबान से तो मैं क्या ही टोक पाती, लेकिन मैंने मन ही मन उनको खूब खरी खोटी सुनाई। मेरे शरीर का हर हिस्सा अब मेरे रिश्तेदारों के रेडार पर था और ये फीलिंग ऐसी थी जैसे किसी ने मुझे सर्वेलेंस पे रख दिया हो। पार्लर पहुंची तो हद ही हो गई। बहुत देर से चुप पार्लर वाली आंटी मुझे कुछ बोलने के लिए कुलबुला रही थी। उनसे रहा नहीं गया तो मेरे फेशियल के लिए कुर्सी पे बैठते ही वो बोली, नंदिनी बेटा शादी होने वाली है अब आपकी, जरा बिंदी बिंदी लगाने की आदत डाल लो, ऐसे खाली माथा अच्छा नहीं लगता ना। अब मन कह रहा था कि हेयर रिमूवर की तरह ही कोई क्रीम होती ना, जो अनचाहे बालों की तरह लड़कियों से की जाने वाली अनचाही उम्मीदों को भी साफ कर देती, पर अफसोस कि ऐसा अब तक मुमकिन नहीं हो पाया। शादी एकदम सर पे थी और मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि अचानक मैं अपने सारे रिश्तेदारों की नजरों के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हो गई थी। मैं जहां भी होती सारी नजरें मुझी पे आ गिरती। ऐसा नहीं था कि मुझको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाने से कोई दिक्कत थी, लेकिन इस लाइमलाइट के पीछे जो नसीहतों के पुलिंदे थे ना, उनसे मुझे बहुत चिढ़ हो रही थी। पर मन में कहीं यह भी था कि बस 2 दिनों की बात है, चुपचाप सुन लो और जो बहुत ही ज्यादा असंभव न लगे वो कर लो। और मैं काफी हद तक मन की इस बात को मान भी रही थी। मम्मी पिछले 1 महीने से किसी न किसी तरह किचन की तरफ खींच लाती, ये जानते हुए कि किचन में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती मैं। घर में आए मेहमानों के लिए खाना परोसना अच्छा लगता है मुझे। किचन में बर्तन करीने से ना लगे हो तो उलझन हो जाती है, पर खाना बनाना ना जी ना। मम्मी ने इस बारे में कई बार टोका भी मुझे, लेकिन मम्मी में एक गजब का हुनर है कि मन में चाहे जो भी वो सोचें, लेकिन बोलते हुए वो तीखी से तीखी बात ऐसे कह देती हैं कि उस वक्त वो एकदम नहीं चुपती। एक मैं हूं कि जो पसंद नहीं आता वो मैं इतने सपाट तरीके से बोल जाती हूँ कि लोग मुझको घमंडी तक कह जाते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई नहीं कि बुरी तरह खींच जाती हूँ। और एक माँ है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर लेती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही कारण है कि माँ की नसीहतें गैर जरूरी भी लगें तो भी मैं मान ही लेती हूँ, और अक्सर बाद में लगता है कि उन्होंने जो सलाह दी थी वो एकदम ठीक थी। लेकिन शादी के बहाने तो जैसे पूरी बिरादरी में सबको इस बात का लाइसेंस मिल गया हो कि जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे मुझको सलाह दे सकता है। दूर की मौसी, नजदीक की चाची, फुफेरी, ममेरी, चचेरी, बिरादरों की हर तरह की कौम से मुझको मशवरे फ्री में मिल रहे थे। मशवरों के कई प्रकार थे जिनको मैंने 3 चरणों में बांट लिया था, प्री वेडिंग, वेडिंग और पोस्ट वेडिंग। बाल थोड़ा छोटे नहीं कटवा लिए, ब्लाउज का गला थोड़ा गहरा नहीं हो गया, साड़ी का रंग अगर और चटक होता तो,
चेहरे पे एलोवेरा जेल रोज लगाया था ना? उफ, सुनते सुनाते खींचते मुस्कुराते आखिर वो दिन भी आ ही गया जिस दिन के लिए मुझको शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीकों से तैयार करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शादी के दिन सब खुश थे। खुश तो खैर मैं भी थी। मेरे घर वाले मेरी पसंद के लड़के यानी लोहित से मेरी शादी कराने को राजी जो हो गए थे। अगर लोहित मुझे ना मिलता तो शायद ही मैं शादी करने को राजी होती, या फिर यूं कहें कि शायद ही कोई मुझसे शादी करने को राजी होता। मुझे न साज श्रृंगार करने का खास शौक था, न लोगों से घुलने मिलने में मेरी कोई खास रुचि थी। मेरे तो दोस्त भी इतने कम थे कि कभी कभी लगता कि कितनी अकेली हूं मैं। लेकिन ये अकेलापन ही मुझको पसंद आता। मेरी पर्सनल स्पेस में कोई दखल देने लगता है तो उलझन होने लगती है मुझे। सुबह उठने के बाद अगर 1-2 घंटा बिना किसी चिक चिक के एकदम शांति से ना पाऊं ना तो दिन भर सर दर्द सा रहता है। और किचन शब्द से ही दिक्कत है मुझको। न बड़ी बड़ी बातें बनाना आता है, न किसी को मक्खन लगा के खुश करना। ऐसी लड़की से भला कोई क्यों शादी करना चाहेगा? सोचती तो मैं यही थी, लेकिन एक दिन लोहित से मुलाकात हो गई मेरी, और पूरे 4 साल के बाद आखिरकार हमने शादी का फैसला ले ही लिया। कोई और समझे ना समझे, लोहित मुझे अच्छे से समझता है। कम से कम मैं तो यही मानती हूं। इसलिए शादी नाम से जो डर था ना, मुझे वो आज उतना नहीं रह गया था। हालांकि शंकाएं तो थीं। अक्सर सुना था मैंने कि शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, उतना प्यार नहीं रह जाता उनमें। वैसे भी कभी कभी मिलने, बात करने, हंसने बोलने और जिंदगी भर साथ रहने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हाल ही में अपनी एक दोस्त नीलम का हाल देखा था मैंने। लव मैरिज की थी उसने। शादी के 2 साल बाद जब मैं उससे मिली, एकदम मुरझाई हुई थी। मैं उसे देखते ही समझ गई थी कि वो खुश नहीं है। पूछा तो पहले तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन आखिर किसी से मन की बात तो कहनी थी ना। 4 साल का प्यार जब शादी में बदला तो फिर वैसा कुछ नहीं रहा जो शादी के पहले था। लड़का अब मारपीट तक करने लगा था। नीलम से मिलकर आने के कई दिनों तक बहुत परेशान रही मैं। किसी पर पूरा भरोसा करके उसके लिए अपना घर तक छोड़ दो, कितना बड़ा रिस्क है ये। कौन जाने कहीं लोहित भी बदल गया तो? एक पल को सिहरन सी हुई, लेकिन जल्द ही वो डर बहुत कम हो गया और उस पर लोहित के साथ रहने की खुशी हावी हो गई। मैं खुश थी, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि उस खुशी को जाहिर करती मेरी बेलौस हंसी किसी की आंखों में खटक रही थी। फोटो खिंचाने का सेशन चल रहा था। दुनिया भर के जाने पहचाने अनजाने चेहरों के साथ मैं मनमाने तरीके से एक ही स्माइल को हजारों बार अपने होठों पे कॉपी पेस्ट करके मुस्कुरा रही थी। तभी फोटो खिंचाने के बहाने मौसी भी एकदम करीब आई और उन्होंने चेहरा कैमरे की तरफ करके मेरे कानों में चुपके से कहा, बेटा थोड़ा आराम से हंसो, तुम बीच में बड़ी जोर से हंस रही थी, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। मन तो किया कि उनकी इस बात का पूरी पब्लिक के बीच मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगूं। पर अफसोस आज मेरी शादी थी और आज मैं वही कर सकती थी जिसकी मुझसे न जाने कितने लोगों को उम्मीद थी। लड़की होने के नाते होने वाली रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ दुल्हन होने के कई और प्रतिबंध थे जो बिना कहे ही मुझ पर लाद दिए गए थे। शादी को एक और मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन भी यही लोग मानते हैं, और इन्हीं लोगों को उस दिन मेरा खुलकर हंसना तक अखर रहा था। वाओ, वेलकम टू द गैंग, मैंने मन ही मन खुद को कहा, और अपनी खिलखिलाहट को कह दिया कि बेटा कम से कम आज तो मेरे चेहरे से उचित दूरी बनाए रखो। आज मेरी शादी का दिन जो है। अपने भारी भरकम लहंगे और गहनों से लदी फंदी मैं कन्यादान और फेरों की रस्मों के चरणों को सफलतापूर्वक पार करके अब लोहित के घर की दहलीज पे आ चुकी थी। सारे रिश्तेदारों के शोर शराबे, हंसी ठहाके अब कुछ शांत हो गए थे। अपने घर के बेटे की शादी की कई दिनों से चल रही तैयारियों की थकान अब अपने चरम पर थी। सब सोने के लिए एक अदद बिस्तर चाहते थे और मैं भी एक्सेप्शन नहीं थी। अपने कमरे में आकर कई किलो वजन का वो लहंगा उतारा, तब सांस में सांस आई। शादी के बाद की पहली रात थकान के नशे में कब निकल गई पता ही नहीं चला। लोहित और मैं सुबह तक घोड़े बेच कर सोते रहे जब तक लोहित की बहन यानी मेरी ननद जगाने नहीं आ गई। सुबह सुबह सत्यनारायण की पूजा थी।
मैं मम्मी का दिया हुआ अपना फेवरेट सूट पहनकर पूजा के लिए तैयार हो गई। सूट पहनने के बाद लोहित से पूछा भी कि कैसा लग रहा है, लेकिन उस वक्त उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वैसे भी हम देर से उठे थे और पंडित जी इंतजार कर रहे थे, तो उससे कुछ ज्यादा पूछने का टाइम भी नहीं था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सूट पहनकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। कथा के लिए घर के एक कमरे में बनाए मंदिर के पास लगे आसन में बैठने के ठीक पहले सासू माँ ने टोका, बेटा कुछ अच्छा पहन लेती, शादी के बाद पहली पूजा में सूट कौन पहनता है, चलो पहन लिया तो कोई बात नहीं। सासू माँ ने एकदम बनावटी मुस्कुराहट के साथ अपना वाक्य खत्म किया ताकि मुझे बहुत बुरा भी न लगे। पूजा चल ही रही थी कि लोहित की चाची अपनी कुलबुलाहट को रोक नहीं पाई। सत्यनारायण भगवान के लिए फूल चढ़ाने के बहाने उन्होंने झुककर मेरे कानों में कहा, बेटा ऐसे मौकों पर काला रंग नहीं पहनना चाहिए, सूट अच्छा है तेरा पर कभी और पहन लेती। अचानक मुझे लगा जैसे मैंने न जाने क्या गलत कर दिया हो। मतलब शादी क्या हुई, मेरा ड्रेस कोड तय हो गया। मन अंदर ही अंदर उदास था। सारे नए रिश्तेदारों को मैंने अनचाहे ही नाराज कर दिया था। मुझे तो अब भी लग रहा था कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, और ये काला सूट पहनने से पहले इतना सोचा भी तो नहीं। शाम को पग फेरों के लिए मुझे अपने घर जाना था। ओ सॉरी, अब मेरा घर कहाँ रहा था, वो तो अब मायका हो गया था। तो खैर मैं अपने मायके पहुंची तो बाकायदा साड़ी पहनकर पहुंची, और इस बार तो मैंने रंग का भी ख्याल रखा। लेकिन पहुंचते ही मुझे फिर टोक दिया गया। मुझे देखते ही माँ ने कहा, बेटा लिपस्टिक तो लगा लेती। अब तक मुझे डोमेस्टिकेट करने में माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन एक आखिरी लेसन अभी बाकी था। मौका मिलते ही माँ मुझको रिश्तेदारों से दूर अपने कमरे में ले आई और प्यार से समझाने लगी, बेटा काजल बिंदी सिंदूर सब लगाया करना कल से, कुछ दिन ही सही, शादीशुदा तो लगनी चाहिए ना। माँ मेरे होठों पर बड़े प्यार से लिपस्टिक लगाती हुई कह रही थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और माँ के इस प्यार पर प्यार भी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि शादी के दिन से लेकर अब तक लोहित को तो किसी ने एक बार भी कैसे हंसना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, इस बारे में कोई नसीहत नहीं दी थी। तो फिर मुझे ये सब क्यों सुनाया जा रहा था। रात को घर वापस पहुंची तो अपने मन की बात लोहित को बताने का मन हुआ। उसके कंधे पे सर रखकर मैंने कहा, पूजा में काला सूट पहनकर गलत किया ना मैंने। मुझे तुम्हारे घर की दुल्हन का ड्रेस कोड मालूम नहीं था ना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगा वो कहेगा इसमें गलत क्या है, लेकिन उसने कहा, हाँ थोड़ा ध्यान रख लेती तो अच्छा था। एक्चुअली मुझे ही तुमको बता देना चाहिए था। आई थॉट इतना ड्रेसिंग सेंस तो होगा तुम में। लोहित ने भले ये बात मुस्कुराते हुए कही थी, लेकिन मैं हैरान थी। लोहित भी एक ऐसी गलती के लिए मुझे दोषी ठहरा रहा था जो मैंने की ही नहीं थी। मैंने कहा कुछ नहीं, पर मेरी आंखें कुछ नम हो आईं। कम से कम लोहित से तो मुझको ये उम्मीद नहीं थी। क्या वो भी नहीं समझता कि हर मौके बेमौके लड़कियों के लिए ही क्यों होता है ये ड्रेस कोड। नई नई गृहस्थी पटरी पर लाने में ही छुट्टी के बचे खुचे दिन निकल गए। यानी लिटरली अब हमारा हनीमून पीरियड खत्म हो चुका था। ठंड का मौसम नया नया रवाना हुआ था। हल्की हल्की गर्मी होने लगी थी। लोहित को आज से नए ऑफिस में ज्वाइन करना था। शादी से ठीक पहले उसने जॉब बदली थी। जाते हुए मैंने लोहित के लिए शर्ट और पैंट सिलेक्ट की। अच्छा लग रहा था लोहित। बस एक छोटी सी कमी थी। मैंने उसे रुकने के लिए कहा और अलमारी से उसके लिए एक मैचिंग टाई भी ले आई। उसे टाई पहनाने लगी तो उसने साफ मना कर दिया। यार कौन पहनेगा ये फंदा अपने गले में, लोहित ने कहा तो मैं उसकी भावनाओं को समझ गई। उसको इससे पहले मैंने फॉर्मल कपड़ों में बहुत कम देखा था। उसका बस चलता तो वो लोअर पहन के ऑफिस चला जाता, लेकिन आज नई नई जॉब थी और पोजीशन भी थोड़ा सीनियर थी, तो वो अपने हिसाब से जितना फॉर्मल पहन सकता था उसने पहन लिया। पूरा दिन घर की सूरत निकालने में निकल गया। शाम को याद आया कि आज तो हमें लोहित की बुआ के घर डिनर पे जाना है। मैं अलमारी में अपने लिए कपड़े तलाश रही थी। शादी से पहले बड़े मन से अपने पसंद की ड्रेसेस ली थी मैंने, लेकिन जो भी ड्रेस में निकालती लगता कहीं किसी को ऑफेंड ना कर दे। एक के बाद एक सारे कपड़े रिजेक्ट करने के बाद अपना सबसे पसंदीदा वो बैंगनी रंग का सूट मेरे हाथों में था। कितना मन था इसको पहनने का, लेकिन शायद ही अब कभी पहन पाऊं। अब शादीशुदा जो थी मैं।
सूट को वापस सूटकेस में रख ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। जाकर देखा लोहित लौट आया था। कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था वो। ऑफिस बैग एक कोने में रखकर उसने अपनी टाई ऐसे उतारी जैसे जान छुड़ा रहा हो। क्या वो परेशान लग रहे हो? मैंने पूछा तो वो टाल गया। नहीं, सब ठीक है। तुम बुआ के घर चलने के लिए तैयार हो जाओ, अगले आधे पौन घंटे में निकलते हैं। कुछ तो गड़बड़ था, लेकिन अभी ज़्यादा पूछताछ का टाइम नहीं था। नहाने जाने से पहले मैंने सूटकेस में रखने के लिए वो बैंगनी सूट एक बार फिर अपने हाथों में लिया। आई विश मैं आज के आज इसे पहन पाती। मेरे मुंह से थोड़ा जोर से निकल गई थी ये बात। सूटकेस की चेन लगाकर मैं बाथरूम की तरफ चली गई। नहा धोकर लौटी तो बिस्तर के एक कोने में 2-3 जोड़ी सूट बिखरे हुए थे और दूसरे कोने में लोहित बैठा था, एकदम झुंझलाया हुआ। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले वो उठा और उसने तीनों सूट अलमारी में वापस डाल दिए। तभी मैंने देखा कि बिस्तर पे मेरा बैगनी सूट पड़ा हुआ था, वही सूट जो मैंने जाते हुए सूटकेस में डाला था। मुझे देखते ही लोहित मेरे पास आया। कोई ज़रूरत नहीं है नंदिनी इन बेसर पैर की बातों को मानने की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोहित किस बारे में बात कर रहा है। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। अरे आज ऑफिस में मेरे बॉस ने मुझको बुलाया और बोले कल से मैं सूट पहन के आऊं, क्योंकि यही ऑफिस का ड्रेस कोड है। एंड यू नो मुझको सूट पहनना कितना नापसंद है। ये कह के लोहित ने बिस्तर पर पड़ा मेरा बैगनी सूट उठाया और मुझे देते हुए बोला, तुम ये सूट पहनना चाहती थी ना, तुम यही पहनो। कोई ड्रेस कोड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, न तुमको न मुझको। ये कपड़े डिफाइन नहीं करते कि हम क्या हैं। एंड आई एम सॉरी कि मुझको पहले ये नहीं समझ आया कि तुमको कितनी उलझन होती होगी इन बेसर पैर की बातों से। मैं मन ही मन खुशी से लबालब भर गई। इसलिए नहीं कि मुझे अपना पसंदीदा सूट पहनने का मौका मिल रहा था, बल्कि इसलिए कि कम से कम लोहित को तो समझ आया कि कई बार छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी उलझन बन जाती हैं। खासतौर पर जब कोई और तय करे कि आपको क्या बोलना है, क्या पहनना है। सूट पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई। सूट तो अच्छा लग रहा था, लेकिन उससे अच्छी वो फीलिंग थी जो अपने मन का कर पाने की वजह से आ रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।